Welcome, friends. Chapter number 19, a very important one from the point of view of your exams. The name of the chapter is Taxation and Economic Efficiency. Our first topic, Substitution and Income Effects. वेल गाइस, ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट थोड़े से माइक्रो जो आपने सेमेस्टर 3 में सीखे थे उससे थोड़े से अलग हैं. तो आइए हम आपको सिखाते हैं. सबसे पहले इनिशियली द कंज्यूमर इज एट पॉइंट ई. तो ये उसका इक्विलिब्रियम है. बियर और सोडा दो गुड्स हैं. सपोज गवर्नमेंट ने बियर पर टैक्स लगा दिया, क्वांटिटी टैक्स लगा दिया फॉर एग्जांपल. सो डोंट यू थिंक फिर वो बजट लाइन स्टीपर हो जाएगी आपकी. सो जो एस बी बजट लाइन थी, जैसे ही बियर पर टैक्स लगा बियर महंगा हो गया, सो एस बी वन. सो आफ्टर द टैक्स ऑन बियर देर इज अ न्यू इक्विलिब्रियम. इंस्टेड ऑफ ई यू आर एट ई स्टार. आप अगर चाहें तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बना देता हूँ आपके लिए. वेल गाइस, ये आपका ओरिजिनल ऑप्टिमल पॉइंट है, दैट्स ई. अब आपके ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दिया बियर के ऊपर रादर टैक्स, तो आपकी बजट लाइन ऐसे स्टीपर हो गई और आप यहाँ पर आ गए ई स्टार. ठीक है. अब हम इस पे लड़ाई नहीं करेंगे कि सोडा का कंजम्पशन आफ्टर टैक्स ऑन बियर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, बट एक बात श्योर है, बियर का कंजम्पशन तो कम हो गया. तो अर्लियर सपोज आप इतने बियर पी रहे थे, अभी आप बियर कम पी रहे हो मेरे बच्चों. सो एट ई स्टार इंडिविजुअल कंज्यूम्स लेस बियर देन ई. यहाँ तक तो आई थिंक वी आर वी आर ऑन द सेम पेज. द टैक्स डिक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ बियर फॉर टू रीजन्स. एक तो टैक्स लीव्स हिम विद लेस इनकम, जिसको हम इनकम इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको टैक्स लग जाएगा तो आपके पास जो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी. एंड टैक्स मेक्स बियर मोर एक्सपेंसिव देन अदर गुड्स. तो आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं बियर को से वोडका के साथ या और किसी चीज़ के साथ. सो आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली अब जो बियर है वो महंगी हो गई है. So we will now decompose the movement from E to E star, that is reduction in beer consumption, into income and a substitution effect. तो ये जो E से E star आप गए जिसमें आपने बियर की कंजम्पशन देखा कम हो गई है, इसको अब आप दो हिस्सों में बांटेंगे बच्चा. वन इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट एंड द अदर वन इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. We first see how would consumption of beer have been reduced if we had taken away income from individual to put him on the lower IC, but at the same time had not changed the relative prices. तो सपोज प्राइस चेंज ना करके खाली इनकम अगर आप हटा लेते उस कंज्यूमर की, तो वो कैसा दिखता. तो एक बात तो मानोगे ना, फिर आपकी जो बजट लाइन है वो इसे पैरेलल शिफ्ट हो जाती. राइट गाइस, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट क्यों है, क्योंकि रिलेटिव प्राइस चेंज नहीं करे माइंडेड. सपोज पहले बियर $10 की थी, सोडा $5 का, तो 10 और 5 ही है अभी भी, मगर आपने इनकम उसकी कम कर दी है जस्ट टू सी कि अब ये कैसे रिएक्ट करेगा. रिएक्शन ये है कि जो वो E1 पर आ गया. आइए पढ़ते हैं. So this change is reflected in the budget constant S1B1 which is parallel to the original budget constant at E1. So ये वाले की बात हो रही है, S1B1 E1 पर वो आ गया. So the corresponding reduction in beer consumption is called income effect. So E से E1 मेरे प्यारे बच्चों is your income effect. Why? Because आपने इनकम कम करी, उसके बदले में ऐसा हुआ. अब मेरे बच्चों substitution effect. Well, the movement from E1 to E star and the corresponding reduction in beer consumption is substitution effect. It represents the reduction in consumption solely to changes in relative prices. अब मेरे बच्चे यहाँ से मैंने एक IC बनाया और ये जो E1 से E स्टार है राजे, एंड दिस शेल बी कंसीडर्ड एज योर अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बिकॉज ये आप सिर्फ इसलिए कम कर रहे हो और कंजम्पशन बियर का क्योंकि रिलेटिवली बियर महंगी हो गई है. सो गाइस, income and substitution effect work in the same direction. In the case of beer tax, beer consumption drops from E to E1 and then E1 to E star. सो बेसिकली आप जब बियर टैक्स लगाते हो तो यही सेम चीज़ आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हो. अब मेरे बच्चों सेम 1 में तुमने सीखा था कि टैक्स जो होते हैं ना वो डेडवेट लॉसेस क्रिएट करते हैं, इनएफिशिएंसीज क्रिएट करते हैं. तो उसी को देखने के कुछ और नज़रिए हैं, कुछ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. So measuring deadweight loss or quantifying the distortions.
वेल फॉलोइंग फिगर कॉन्ट्रास्ट द इफेक्ट ऑफ अ टैक्स ऑन बियर विद लम सम टैक्स। तो एक तो हम वो क्वांटिटी टैक्स लगाएंगे बियर पर और एक हम इनकम टैक्स लगाएंगे बंदे के ऊपर, और कोशिश ये करेंगे कि गवर्नमेंट सेम रेवेन्यू के लिए चाहे। सो द बियर टैक्स रोटेट्स द इंडिविजुअल बजट कॉन्स्टेंट डाउन फ्रॉम YB टू YB1। तो पहले SB था क्योंकि सोडा और बियर ले रहे थे, अब YB है तो हमने यहाँ क्योंकि इनकम ले लिया और बियर ले लिया। सो YB यहाँ पे आप ऑप्टिमल पे थे जैसे पहले थे, और जैसे वो बियर टैक्स लगा वो स्टीपर हो गई बजट लाइन। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह, पहले की तरह। So the income raised by the tax is the vertical distance between the before tax budget constant and the after tax budget constant. Clearly when no beer is consumed, no revenue is raised. बताता हूँ मेरे बच्चों, आप बताइए अगर ज़ीरो बियर कंज्यूम कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बियर कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपकी बजट लाइन AB रादर YB1 हो गई है। तो जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी वो ये है, ये। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। So the more beer that is consumed, the greater the tax revenue. The revenue raised is AE star. ठीक है बच्चे, आप ऐसे समझ सकते हो ना कि आपकी इतनी इनकम, भाई आप खुद सोचो, पहले सपोज आपके पास ये इतने पैसे हुआ करते थे, ठीक है। अब अगर पहले खरीदते इतनी ही क्वांटिटी तो आप इतने पैसे बच जाते हैं आपके पास, ठीक है, इतने। अब यही क्वांटिटी अगर खरीदो सेम क्वांटिटी तो आप यहाँ पर हो तो डोंट यू थिंक आपके पास सिर्फ इतने पैसे बच रहे हैं। सो ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ टैक्स। मैं इस पर बना इसलिए नहीं रहा कि थोड़ा क्लमजी हो जाएगा डायग्राम, समझ गए ना। ये पूरी इनकम है, अगर आप पहले इतनी क्वांटिटी ले लेते तो आपके पास इतनी इनकम बचती, यहाँ जीरो से लेके इतनी। पर अब यही क्वांटिटी अगर आप लोगे तो आपके पास सिर्फ इतनी इनकम बच रही है मेरा बच्चा। सो ये जो कम आपकी रिडक्शन इन इनकम हो गई है आफ्टर टैक्स इनकम, तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जाएगा। ठीक है जी। अब लमसम टैक्स है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ही ठोक दिया आपके ऊपर कि सीधा भाई तुम्हारी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। सो द लमसम टैक्स विद द सेम इफेक्ट ऑन यूटिलिटी मूव्स द बजट कांस्टेंट फ्रॉम YB टू Y1B2 एंड द इक्विलिब्रियम इज E1। सो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो E1 हो गया। IC बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ से एक IC बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द रेवेन्यू रेज्ड इज अगेन द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड बजट कॉन्स्टेंट। तो अगेन ये वही वाले तरीके से। So this represents the amount of income that had to be taken away to leave the individual on the same IC। तो बेटा अब आपको पता है ना, अगर पैरेलल हो तो ये AF और ये A1 E1 सेम होने चाहिए, इसका यूज़ होगा अभी, देखो कैसे। Since the new and old budget constants are parallel, the vertical distance between A1 E1 is exactly equal to AF। ये वाली बात हो रही है, A1 E1 is equal to AF, ये एक्स्ट्रा। So the vertical distance between parallel line is the same at any location. Thus the lump sum tax with the same effect on utility raises an additional income or revenue in the amount of E star F. So basically this E star F is your deadweight loss. This. और अगेन आप यहाँ से IC बना सकते हो, अभी बना देता हूँ आपके लिए। So E star F is the measure of deadweight loss associated with the tax. तो बेटा मैंने ये IC बना दिया आपके लिए, वैसे ऑब्वियसली ये सेम ही है तो मुझे लगा पहले से कंपेयर कर लेंगे, बट नो प्रॉब्लम, ये IC आप बना सकते हैं यहाँ पर। सो खैर ये था मेरे बच्चा, आपको जो डेड वेट लॉस निकाला आपने, ये निकाला थ्रू IC अप्रोच। वेल और भी अप्रोचेज हैं मेरे बच्चों जिसके थ्रू आप आपका डेड वेट लॉस निकाल सकते हो। सो वन मोर अप्रोच, इसमें हम सरप्लसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो देर इज़ अनदर वे ऑफ मेजरिंग डेड वेट लॉस मेकिंग यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व। एक्चुअली में कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व क्या होता है मैं भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन हल्का सा हिंट दे देता हूँ, आगे मैं डिटेल में सिखाऊंगा। आप जब सेम 3 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे प्राइस इफेक्ट का डीकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, तो याद करिए वो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो आप बजट लाइन बनाते थे इनकम चेंज करके, सो इट हैज़ रिलेशन टू दैट ओनली। सो अभी लेटर ऑन मैं पूरा खोल के आपको सिखाऊंगा, बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, मैंने ना एक एग्जाम्पल यहाँ पर अब आपको सिखाना है, हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसकी, मैं सीधा डायग्राम के थ्रू भी आपको सिखा सकता था, बट आई थॉट कि बेहतर सीख जाओगे आप। थोड़ा बड़ा है बट बेयर विद मी। सो द कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व गिव्स द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ गुड से बियर assuming that as the price is lowered income is being taken away from him in such a way as to leave him on same IC। वही जो मैंने बताया थर्ड सेम माइक्रो। सो आइए अब मैं आपके लिए कहानी शुरू करता हूँ। सपोज बेटा जो बॉटल का प्राइस है ना, बियर की बॉटल का प्राइस वो है $1.5, जिसमें गवर्नमेंट 30 सेंट टैक्स लेती है। तो जो इंडिविजुअल है ना वो ऑब्वियसली उसको 1.5 का पड़ रहा है तो वो 10 बॉटल्स कंज्यूम करता है, मे बी उसको वहीं पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। So assume initially the price of a bottle of beer is $1.5 including 30 cents tax and the individual consumes 10 bottles a week। ठीक है जी।
हमने फिर उससे पूछा, वी देन आस्क हिम हाउ मच एक्स्ट्रा ही वुड बी विलिंग टू पे टू कंज्यूम 11 बॉटल्स अ वीक। हमने कहा तो 10 बॉटल क्यों लेता है? कहता है जी $1.5 में यहीं पे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मैंने कहा और पी ले, 11वीं बॉटल भी पी ले बियर की, मज़ा आ जाएगा। कहता नहीं। मैंने कहा क्या करें तेरे लिए जो तू पीने को तैयार हो जाए? कहता है आप बियर का प्राइस 1.4 कर दो। अब एक बार बताओ, बियर का प्राइस 1.5 है, अगर गवर्नमेंट को 1.4 करना है तो डोंट यू थिंक जो 30 सेंट्स का टैक्स था उसको 20 सेंट्स का करना पड़ेगा, यानी 10 सेंट्स घटाने पड़ेंगे। अब आपको लॉजिक बात समझना है, लॉजिकल बात जो है वो समझनी है। यार गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए थोड़ा टैक्स कम करेगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी तो थ्रू आउट हर यूनिट पे ही टैक्स कम होगा। अब इसमें कैच क्या है? अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया आपके ऊपर, आपकी बियर के ऊपर, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का लॉस होगा। तो अब क्या करा जाए? तो गवर्नमेंट क्या करती है सुझाव? गवर्नमेंट सुझाव देती है कि चल तू कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहता है ना, करेंगे, लेकिन जो भी तेरे को फ़ायदा होगा ना टैक्स कटने से, वो तू लमसम टैक्स में दे दियो, हमें इनकम टैक्स की फॉर्म में दे दियो। मेक सेंस? आइए बनाते। सो वी देन आस्क हिम हाउ मच एक्स्ट्रा ही वुड बी विलिंग टू पे टू कंज्यूम 11 बॉटल्स अ वीक। सपोज ही इज विलिंग टू पे 1.4, दस द टैक्स बी रिड्यूस बाई 10 सेंट्स एंड इन टोटल इट विल बी 10 × 10 $1 का फ़ायदा। क्योंकि पहले जब वो 10 बॉटल्स खरीद रहा था उसके लिए वो 30 सेंट्स का टैक्स दे रहा था, अब 20 सेंट्स का टैक्स देना पड़ेगा, 10 सेंट सीधे सीधे फ़ायदा, $1 बच गया। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है भाई। 1.5 था, अब 1.4 देना पड़ रहा है, 10 यूनिट्स, 10 × 0.10 भाई $1 का फ़ायदा। अब वो $1 का फ़ायदा गवर्नमेंट का, $1 का नुकसान, गवर्नमेंट उससे उसका रेवेन्यू लेगी भाई, उसका इनकम टैक्स ले लेगी। सो we now ask him to assume that he is in a situation where we levy a $1 lump sum tax and charge 1.4 each for 11 bottles of beer। तो हमने उसकी कही मान ली। उसने कहा था मैं 11वीं बॉटल कंज्यूम कर लूँगा अगर 1.4 पे अवेलेबल होगा, हमने कर दिया, लेकिन फिर जो उसको शुरुआत में $1 का फ़ायदा हुआ वो हमने वापस ले लिया उससे, सो इनकम टैक्स की फॉर्म में। सो हाउ मच एक्स्ट्रा वुड ही बी विलिंग टू पे फॉर 1 एक्स्ट्रा बॉटल? अज्यूम नाउ, हमने फिर बोला कि 12वीं बॉटल लेगा? कह रहा ले लूँगा। मैंने कहा भाई कितने दे देगा? कह रहा है 1.3 कर दो। तो डोंट यू थिंक अगर मैं 1.5 से कंपेयर करूँ और अब आप 1.3 कर रहे हो तो 20 सेंट्स घटाओगे? राइट, ध्यान से समझना। Assume that he says $1.3, we can now calculate the total lump sum tax that an individual is willing to pay if the price were reduced from 1.5 to 1.3. He would be willing to pay 20 cents a bottle for the first 10 bottles. क्योंकि भाई वो 1.5 दे रहा था पहली 10 बॉटल्स के लिए, उसको 1.3 चार्ज हो रहा है, तो डोंट यू थिंक वो 10 यूनिट्स पर सीधे सीधे 20 सेंट्स उसकी बचत हो रही है। ही विल बी हैप्पीली गिविंग यू $20 और $2 रादर। JKCD देख लो आराम से, JKCD, ये मेजर फ़ायदा, गवर्नमेंट इतने का उससे इनकम टैक्स ले लेगी। अब आ जाओ 11वीं यूनिट पर। भाई 11वीं यूनिट के लिए ही वॉज विलिंग टू पे 1.4, आप उसको 1.3 दे रहे हो तो 10 सेंट वहाँ से भी दे देगा वो। सो एंड 10 सेंट्स फॉर दी नेक्स्ट, सो टोटल वो $2 10 सेंट्स दे देगा। फाइनली वी आस्क हिम, फिर हम पहुँचे, मैंने कहा यार एक बॉटल और ले ले यार, तेरे पर $2 10 का सेंट वो लमसम टैक्स लगा दिया हमने कहा भाई तो अब बता यार और लेगा? कह रहा है मैं ले लूँगा। मैंने कहा भाई तू कितने पैसे करें तो तू ले लेगा? कहता है 1.20 कर दो तो ले लूँगा, अगली बॉटल भी ले लूँगा। तो अब खेल समझना, 10 यूनिट्स 1.5, अगर 1.2 कर दी जाए तो 30 सेंट का फ़ायदा उसको हो गया, इंटू 10 $3। 1.4 वाला देने को तैयार था 11वीं बॉटल के लिए, वो उसको 1.2 में मिल रहा है, 20 सेंट्स वो भी दे देगा वो। इसके लिए वो 1.30 देना चाहता तो तुमने 1.2 लिया, 10 सेंट वो भी दे देगा। तो डोंट यू थिंक 3.30 वो आपको दे रहा है? बताओ, 3.30 दे रहा है ना आपको अब वो, ठीक है। और टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स वॉज $3। सो डोंट यू थिंक डेड वेट लॉस इज 30 सेंट्स। दिस इज द शेडेड एरिया। बट अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक बारी और सिखा दो, थोड़ा बढ़िया से हो जाए ज़रा। मैं बता देता हूँ, आप अपने आप को वो कंज्यूमर समझो। आप अर्लियर 1.5 दे रहे थे, हाँ, 10 यूनिट्स दे रहे थे, हाँ, अब 1.2 का आपको ऑप्शन आया, तो डोंट यू थिंक 10 × 0.3 तो आप उसके लिए अपना इनकम टैक्स देने को तैयार हो जाओगे। ठीक बात। नेक्स्ट यूनिट के लिए आप 1.4 देने को तैयार थे, 1.2 में मिल रही है, सो 1 × 0.2 का बेनिफिट है, आप इसके लिए भी 20 सेंट्स दे दोगे। ठीक बात, इसके लिए भी 20 सेंट्स दे दोगे। अगली के लिए 1.3 देने को तैयार थे, 1.2 में गवर्नमेंट ले रही है, तो इसके लिए भी आप 10 सेंट्स देने को तैयार हो। सो डोंट यू थिंक आपसे इनकम टैक्स 3.30 सेंट्स ले लिया जाएगा?
ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। अर्लियर आप 10 यूनिट्स ले रहे थे, 10 यूनिट्स इतने की पड़ती थी, 30 सेंट्स का टैक्स था, 30 सेंट्स का टैक्स था ना। तो अर्लियर आपका टोटल टैक्स ही $3 का था। अब आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 3.30। सो दैट्स वाई ये जो एक्स्ट्रा आपको गया, दैट इज योर डेड वेट लॉस। इसी को सिंपल वे में ऐसे सीख लो। तो बेटा अब इसको सिंपल वे में ना मैं अपने तरीके से सिखाना चाहूँगा आपको, ध्यान देना, आपको मज़ा आएगा सीखने में। फिर आप इसमें उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है और इतनी क्वांटिटी बेची जा रही थी, ठीक है। एक सिंपल तरीका, मैंने तभी बोला था कि एग्जाम्पल नहीं भी देता ना तब भी इससे भी सिखा सकता था, पर वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि नॉलेज आपकी नॉलेज सीख के लिए बढ़े। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ चीज़ में। सपोज टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाएगी तो ये यहाँ पे आ जाओगे। तो आप कहते हो भी कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस आपका पहले क्या था, 1 + 2 + 3। आप ऐसे भी दिखा सकते हो पेपर में, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बार बताओ, कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 1। तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? सर 2 + 3। बिल्कुल जायज़ बात है। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट का पहले टैक्स रेवेन्यू क्या था? पहले बिना टैक्स लगाए 0। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू कितना हो गया? सर 2। तो आप बताओ लॉस कितना था कंज्यूमर सरप्लस का? 2 + 3। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला वो कितना मिला? 2। ये डोंट यू थिंक 3 वो हिस्सा है जो किसी को मिला ही नहीं, एक का लॉस हुआ और किसी का गेन नहीं हुआ। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज़ जो एक का लॉस हो दूसरे का गेन ना हो, दैट हैज़ टू बी कंसीडर्ड एज डेड वेट लॉस। तो आप ऐसे भी देख सकते हो इस डेड वेट लॉस को। अब मैं इस अप्रोच पे आ जाता हूँ जो आपकी रीडिंग अप्रोच है। सो गवर्नमेंट रेवेन्यूज एरिया ABCD आप देख सकते हैं। टोटल द इंडिविजुअल वुड बी विलिंग टू पे टू हैव द प्राइस रिड्यूस फ्रॉम D to A इज द एरिया AECD, राइट, which takes account of the change in the after tax quantity consumed as the price is reduced. यहाँ पे रिवर्स है, but ABCD is the tax revenue, hence this dead weight loss is the difference between two, that is BCE. तो आप ऐसे भी देख सकते हो, टैक्स लगा के भी डेड वेट लॉस दिख रहा है और यहाँ पे रिड्यूस करके भी, कि भाई उसकी विलिंगनेस इतनी है, यानी वो इतने एक्स्ट्रा देने को तैयार है, गवर्नमेंट को इतना ही मिल रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज योर डेड वेट लॉस, जो कि रियलाइज नहीं कर पा रही गवर्नमेंट? ठीक मेरा बच्चा। सो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। दिस वॉज अ डेड वेट लॉस का एक और तरीका। अभी हम मैथमेटिकली देखते हैं डेड वेट लॉस। सो गाइस अब मैथमेटिकली देख लेते हैं कि कैसे आप डेड वेट लॉस निकाल सकते हो बच्चों। सो द हाइट ऑफ द ट्राइंगल BC इज इक्वल टू द टैक्स T। तो ये किसकी बात कर रहा है? मैं अभी दिखवा देता हूँ बच्चों, इसकी बात कर रहा है। ये जो ट्राइंगल था ना आपका डेड वेट लॉस CBE, इसमें जो हाइट है दैट्स BC, इसकी बात हो रही है बच्चों। आइए पढ़ते हैं। सो द हाइट ऑफ द ट्राइंगल BC इज इक्वल टू द टैक्स T। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको ये जानकारी है ना बच्चों कि ये जो डिफरेंस आया AD कह लो या BC कह लो, इट इज़ बिकॉज ऑफ टैक्स। सो इसलिए हमने यहाँ पर भी लिख दिया दैट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल BC इज इक्वल टू टैक्स T। Now BE is the change in quantity as the result of change in tax. Absolutely, टैक्स की वजह से ही तो ये चेंज आया ना क्वांटिटी में, Q1 Q2 या BE कुछ भी कह सकते हो बच्चों। अब ED का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P, या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। अब मेरे बच्चों हम ना यहाँ पर एक साइन यूज़ कर रहे हैं, डेल्टा साइन, रादर ग्रीक साइन, जिसको हम एटा बोलते हैं। तो एटा जो है वो हम ED के लिए उसको रिप्लेस कर लेते हैं। आप कुछ भी लिख लो, सिग्मा वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। सो इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो डेल्टा Q के टर्म्स में ही ऐसा दिख जाएगा, डेल्टा P अपॉन P इंटू Q इंटू एटा। नाउ दिस सेज दैट लार्जर द चेंज इन प्राइस, larger will be the change in quantity demanded and higher the ED. Right, makes sense. But the change in price is just the per unit tax T. The substituting we get this. क्योंकि जो भी change in price हुआ ना मेरे बच्चों, ये A से D जो भी change in price हुआ, it is due to tax. So this delta P has been replaced with T. I think यहाँ तक तो no demons. आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now the area of triangle BCE मेरे बच्चों ये पूरा BCE माइंडेड टैक्स या चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, पूरा डेड वेट लॉस था ये। सो नाउ द एरिया द ट्राइंगल BCE जस्ट T इंटू BE अपॉन 2 और हाफ
टी स्क्वायर अपॉन बी क्यू एन। फर्दर हमने इसको स्प्लिट करके दिखाया और हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हमें मिला टी बाई बी विच इज़ द टैक्स रेट और द रेशियो ऑफ द टैक्स टू द प्राइस। सो बेसिकली अगर आपको डेट वेट लॉस मैथमेटिकली निकालना है यू कैन यूज दिस डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये तो समझ आ गया होगा ना, टी बी ई अपॉन 2 इज लाइक सेइंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस बी ई हाइट टैक्स, ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चों कहते हो सर ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, तो काका ये डेड वेट लॉस जो तूने निकाला ये भी तो ट्राइंगल ही है राजे, और बी ई ये चेंज इन क्वांटिटी है, टैक्स ये चेंज इन प्राइस है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको डिराइव कर दो राजे। आगे बढ़ते हैं जी, अब आ जाते हैं जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेड वेट लॉस कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेड वेट लॉस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, सो डेड वेट लॉस इंक्रीजेस विद स्केयर ऑफ द टैक्स रेट, दैट इज हायर टैक्स रेट आर फार मोर प्रोपोर्शनल इन द सेंस देन लो टैक्स रेट। इसका सिंपल मतलब है बेटा जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा उतना ज़्यादा डेड वेट लॉस। इलास्टिसिटी, तो ये भी आपको पता ही है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इलास्टिक, अगर जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी आपकी डिमांड तो डेड वेट लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ना टैक्स से प्राइस में चेंज आता है, और अगर प्राइस में चेंज आता है तो अगर इलास्टिक है डिमांड तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, तो क्वांटिटी में जितना ज़्यादा चेंज होगा वो उतना डिस्टॉर्शनरी होगा या उतना ज़्यादा डेड वेट लॉस बनाएगा। सो हायर द इलास्टिसिटी मोर द डेड वेट लॉस। ये हमने दिखाया भी है कि अगर ये स्टीपर वाला देखो, ये स्टीपर है ये फ्लैटर है, स्टीपर वाले में इतना डेड वेट लॉस है, फ्लैटर में ये पूरा डेड वेट लॉस है। सो ये दो डिटर्मिनेंट्स हैं, पहला अगर आप टैक्स ज़्यादा लगाते हो तो डेड वेट लॉस ज़्यादा होगा, और दूसरा अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो भी आपका डेड वेट लॉस ज़्यादा होगा। अब आते हैं जी इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी आई कुड यूज़ द एग्जांपल जो मैंने कंज्यूमर सरप्लस में यूज़ किया था, वो 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने यूज़ नहीं किया, आप मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं सीधा कंक्लूजन दे रहा हूँ उसका। So assume initially the producer is receiving the price P. This is the price, okay? Now then a tax is imposed that lowers the amount that he receives to P minus T. तो अब उसको टैक्स की वजह से P minus T मिल रहा है। In the initial situation is total profit are given by the area DBC. आप आराम से देख लो, पहले इतना प्रॉफिट था उसका, ये पूरा इन लाइक DBC पूरा, ठीक है ना, ये मिनिमम सप्लाई प्राइस था, इतना प्राइस वो अचीव कर रहा था मार्केट में। सो विच इज़ नाउ रिड्यूस टू DGE, तो अब तो फॉर श्योर ये घट गया है, DGE कम हो गया मेरा बच्चा, उसे इतना लॉस हो गया है पूरा। सो कहता है द चेंज इन प्रॉफिट इज EGHC, आप ध्यान से देखिएगा EGHC, ये चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक बात। तो आगे कहता है the tax on producer has resulted in producer profit being reduced by more than government revenue has increased. It's like saying, मुझे उसको ये कहना चाहिए कि पहले कितना था प्रॉफिट, वेल P B या इसको C से बोल देता हूँ, C B D ये था, फिर क्या रह गया सर E G D ये रह गया। अब मेरी बात समझना ध्यान से, गवर्नमेंट को जो टैक्स का रेवेन्यू मिला है वो मिला है C H E G, मेरे को ये कहना चाहिए कि जो इसके प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है जो इस प्रोड्यूसर का, वो एक्चुअली में CGBC, तो लॉस CGBC का हुआ है, इसमें से गवर्नमेंट को कितना गया CHGE, तो ये हिस्सा डोंट यू थिंक इज डेड वेट लॉस। तो यहाँ पर एक टर्म भी शायद सही करनी पड़ेगी हमें, द चेंज इन प्रॉफिट इज EGHC, आई थिंक इट शुड बी EGBC। चेंज इन प्रॉफिट तो इतना असर आ गया ना उसके प्रॉफिट पर मेरे बच्चों। खैर आगे बढ़ते हैं। द टैक्स ऑन प्रोड्यूसर हैज रिजल्टेड इन प्रोड्यूसर प्रॉफिट बीइंग रिड्यूस्ड बाय मोर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू हैज इंक्रीज, जो मैंने अभी बताया। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड डेड वेट लॉस विच इज इक्वल टू एरिया BGH, जो अभी हमने बताया। सो इफेक्ट ऑन टैक्सेस, अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉर्न पार्टली बाय कंज्यूमर पार्टली बाय प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पर जो है ना खेल, जो अभी तक अगर नहीं समझ आया कि कॉम्पनसेटेड डिमांड कर क्या है, कॉम्पनसेटेड डिमांड कर क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ऑर्डिनरी डिमांड का ना टेक्स इनटू अकाउंट द होल प्राइस इफेक्ट,
विच इज़ अ समेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन इनकम इफेक्ट, लेकिन कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो इसलिए आप देखोगे ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है क्योंकि इसमें दोनों इफेक्ट्स हैं। सो खैर पढ़ते, सो कहते हैं द कंज्यूमर डेडवर्ड लॉस इज ट्राइंगल ए बी डी, माइंडेड कंपनसेटेड से चल रहे हो तो, और पीछे भी कंपनसेटेड से ही हमने पूरी बात करी। एंड प्रोड्यूसर डेडवर्ड लॉस इज बी सी ई, ये यही वाला है, यही वाला, ठीक है। सो इफ द कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व्स कोइंसाइड, मतलब अब ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व ना रह के सिर्फ ये वाला रह जाए डिमांड कर्व, अनकंपनसेटेड कहते हैं जिसको। सो इफ द कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व्स कोइंसाइड एज दे विल, इफ द डिमांड कर्व इज नॉट सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन इनकम, देन द टोटल डेडवर्ड लॉस विल बी द ह्यूज एरिया ए सी ई, ये पूरा डेडवर्ड लॉस होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे, चलो ऐसे बना लेते हैं, आई थिंक उससे आसानी रहेगी आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि अभी टोटल डेडवर्ड लॉस कंज्यूमर प्रोड्यूसर मिला के कितना है, 1 2 3। अगर यही कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो है वो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व के साथ लो तो वो डेडवर्ड लॉस हो जाएगा 1 2 3 4। तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व के साथ इट इज 1 2 1 plus 2 plus 3, and with the ordinary demand curve it will become 1 plus 2 plus 3 plus 4। मैं आपको पहले बता दूं जो अगली वीडियो आएगी ना उसमें आएगा टैक्सेशन ऑन सेविंग, टैक्सेशन ऑन लेबर इनकम। बेटे ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जो उसके बिना आ जाए। तो ये वीडियो तो मैंने बनाई है, चैप्टर 19 सिखाना तो पूरा ही है आपको, लेकिन मेन चैप्टर 19 की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको बहुत ध्यान से देखना है, उन्हीं में से आएगा पेपर में क्वेश्चन पक्का।